Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Now, lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. Hey, what's up people? This is कार्तिक शर्मा here और अपन इस वीडियो में बात करेंगे योगा चैप्टर जो कि क्लास 11th का हमारा एक चैप्टर है। क्लास 12th में ये योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर हो जाता है और वहां पर शायद ये आपका 3rd चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको 5th चैप्टर मिल रहा है योगा, जो कि इस वीडियो में हम फुल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह, एलिमेंट ऑफ योगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करता हूं आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की, आपको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की, प्रॉपर जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं उतना मैं आपको देता हूं। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरू करने से पहले मैं हर बार जैसे बोलता हूं, आप कुछ मनी डोनेट करना चाहते हो, अपनी तरफ से कुछ डोनेट करना चाहते हो उन बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता है उन्हें, या फिर उन्हें कोई सोर्सेज नहीं मिलते हैं, बुक्स नहीं मिलती हैं, स्कूल फीस नहीं मिलती, तो आप हमें डोनेट कर सकते हो। आपकी एज ग्रुप कुछ भी है, आप अपनी मर्जी से डोनेट कर सकते हो। बाकी सब डिटेल स्क्रीन पर दी जा रही हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको डोनेट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना, हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर देना, जिसकी वजह से अपने एड्रेस के साथ, जिसकी वजह से हम आपको ई जनरेटेड ग्रेट पर्सनालिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो में पहला पॉइंट हम योगा डिस्कस करेंगे। योगा डिस्कस करने से पहले बता दूं कि अगर आपने 1920 वाले सेशन के जो वीडियोस नहीं देखे वो भी आप देख सकते हो, और पॉपुलर वीडियो है मेरी योगा वाली, तो आप उसे जाकर एक बार चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बता दिया, और भी मिल जाएंगे आपको। और इसके पीडीएफ नोट्स अगर डाउनलोड करने तो वेबसाइट दिख रही है स्क्रीन पर, shikshacamp.blogspot.com, यहाँ पर आपको जाना है बस और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए योगा शुरू करते हैं। एक्चुअल में योगा होता क्या है, इस चीज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। योगा बना कैसे, योगा कहां से आया, क्यों आया, इसे योगा ही क्यों कहते हैं, और हम ये क्यों बोलते हैं कि योगा हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो एक्चुअल में योगा एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी बॉडी का कोई पोस्चर लेते हो और अपने ब्रेन के साथ उसे कनेक्ट करते हो, अपनी स्पिरिट के साथ उसे कनेक्ट करते हो, और अपनी बॉडी को एक हेल्दी वे में, या हम कह सकते हैं कि हेल्दी स्टेट में ले जाते हो। तो योगा स्टार्ट कहां से हुआ? योगा का मतलब हमने इन सब चीजों को जोड़ा, ठीक है ना। अब ये एक संस्कृत वर्ड है हमारा युज। युज का मतलब होता है यूनाइट, या हम कह सकते हैं ज्वाइन। यूनाइट या ज्वाइन यानी कि किसी चीज को जोड़ना, जैसे कि अभी हमने अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी के पोस्चर को, अपनी स्पिरिट को एक जगह जोड़ा था, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल टू द एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल। अब यहाँ पे बात करी गई है यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल टू द एब्सोल्यूट, या फिर हम डिवाइन सोल जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है मतलब इसका कि आपकी आत्मा निकलेगी बॉडी से और पहुंच जाएगी भगवान की आत्मा के पास, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस चीज से आपको ये सेंस जरूर मिलता है, हाँ ये जरूर ट्रुथ है कि आपकी जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं इतनी प्योर हो जाएगी कि इट कैन एलिजिबल टू सी द गॉड, है ना। तो उसका डिवाइन सोल कहा जाता है ना। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल सोल है उसे प्योर करने के लिए आपका जो भी, तो बॉडी की प्योरिटी के लिए हम यहाँ पे योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है हम ऐसे दे सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल्स टू द एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल, ठीक है ना। ये चीज समझ आई। आगे बढ़ते हैं। इसे ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझ आई कि यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा इज ऑल्सो कॉल्ड योगा, ठीक है ना। इस चीज को भी हमने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ अदर डेफिनेशंस दी जाती हैं कुछ और बेसिस के ऊपर। तो वो अदर डेफिनेशंस किस तरीके से होती हैं? अकॉर्डिंग टू पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि थे, उनके अकॉर्डिंग ये है कि चेकिंग ऑफ इंपल्सेस ऑफ माइंड इज योगा, यानी कि आपके माइंड की जो इंपल्सेस हैं उन्हें चेक करना, उनकी जितनी भी क्वालिटीज हैं उन्हें चेक करना,
या उसकी कितनी कैपेबिलिटी है उसको चेक करना, दैट इज कॉल्ड योगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास, योगा इज अटेनिंग द पोज। इनके लिए सिर्फ ये था कि योगा एक ऐसे पोस्चर है जिसमें हम एक पोज को अटेन करते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या पड़ी योगा की? योगा की इंपॉर्टेंस पड़ी फिजिकल प्योरिटी के लिए, यानी कि अब जब भी हम योगा करते हैं तो हमारी फिजिकल प्योरिटी भी बनती है, हमें डिसीज से क्योर एंड प्रिवेंशन मिलता है, यानी कि डिसीज से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, मेंटल टेंशन, भाई ब्रेन तो बहुत अच्छे से रिलीफ होता है क्योंकि एक प्रैक्टिस है जिसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट जैसी एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद हेल्दी बॉडी रहती है और प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी को और वो प्रोवाइड कराया जाता है योगा से। इसके बाद आपका करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने के लिए भी योगा की एक इंपॉर्टेंस अपने आप में होती है। इसके बाद अगर हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि भाई स्पिरिट से तो बात हो ही रही है यूनिटी की, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आपका गॉड में या इन चीजों में बिलीव बढ़ता है या उनसे कनेक्शन बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इसके लिए हम इंपॉर्टेंस ऑफ योगा समझ सकते हैं, यानी कि योगा इन चीजों के लिए भी यूज होना जरूरी है और इसीलिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी आपका सर्कुलेशन है बहुत अच्छा नॉर्मल हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती है, ओबेसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो बॉडी थोड़ी सी लीन होगी तो ओबेसिटी कम होगी, है ना। तो इससे आपकी ओबेसिटी भी रिड्यूस होती है। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। इसके बाद इसकी हेल्थ इंप्रूव, ये भी बात हमने हेल्दी बॉडी इंप्रूव हेल्थ ये बात कर ली। इसके बाद मोरल एंड एथिकल वैल्यूज भी यहाँ पर एनहांस होते हैं, यानी कि आपका बिलीव, आपका सोशल बिहेवियर, आपके एथिकल वैल्यूज, यानी कि आप कैसे किसी चीज को समझते हो, किसी चीज को क्या उसका हम सारांश निकालते हैं। जैसे पहले हम कहानियां पढ़ते थे ना, तो कहानियां में नीचे पढ़ते थे सारांश या इंग्लिश में मोरल आता था। तो पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ कि एकता में ही शक्ति है। तो यानी कि किसी भी चीज को समझने की क्षमता या उससे रिलेटेड एथिकल वैल्यूज हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से इनहांस होती हैं। दैट आर ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ योगा जिन्हें हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, जिसमें आपका यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी स्टेप्स आते हैं। ये अष्टांग ऑफ योगा भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा भी बोले जाते हैं। तो अष्टांग ऑफ योगा कहीं आ जाता है तो यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है ना। अब यमा नियमा इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनका हम कह सकते हैं सीक्वेंस है, ये ऐसे ही रहना चाहिए। यमा से समाधि तक जाने के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, तभी हम समाधि में जाते हैं। और समाधि इसकी एक लास्ट स्टेज होती है योगा की, जहां पर आपका इंडिविजुअल सोल सुप्रीम सोल से जाकर मिल जाता है। अब यमा की बात कर लेते हैं तो यमा एक ऐसा एलिमेंट होता है योगा का जो कि हमारे जजमेंट्स को कंट्रोल करने के ऊपर डिपेंड होता है। इसके कुछ पार्ट्स भी देख लेते हैं, जिसमें अहिंसा आता है। अहिंसा का मतलब आपने गांधी जी से रिलेटेड कर लो तो नॉन वायलेंस, यानी कि हमें किसी दूसरे को इंजर नहीं करना है, यानी कि नॉन वायलेंस वाली आपको विधि अपनानी है। आज के जमाने में थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। इसके बाद सत्य आता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो डेली टीचर से झूठ बोलते हैं ना कि हमारा होमवर्क वैसे तो होता ही नहीं है, फिर और जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कॉपी पूछ ली जाती है तो हम क्या बोल देते हैं कि घर पे रहेगी, है ना। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ये ऐसा है। तो यमा का दूसरा पार्ट ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद अष्टय आता है। अष्टय का मतलब होता है आपको चोरी चकारी नहीं करनी है, आपके पास जो है उसके साथ सेटिस्फाई रहो यार। नॉन स्टीलिंग वाली चीजें आपको यहाँ पर हैबिट में लानी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो हो ही नहीं सकता है ना इस टाइम में, तो लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो आप पढ़ ही रहे हो, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए या कोई डाइट जैसे स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर हुआ या पोर्नोग्राफी हुई, इन चीजों से रिलेटेड बातें करोगे या उनसे रिलेटेड, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बहुत 99% तो इम्पॉसिबल है ना, लेकिन फिर भी हम इस चीज को यहाँ पर करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप करते हो योगा। वैसे तो नहीं होने वाला। अपरिग्रह की बात करें तो लीड लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाई रहो, अदरवाइज कम भी है तो उसमें भी सेटिस्फाई रहो, यानी कि अपनी लाइफ को कम से कम रिक्वायरमेंट्स में रखो। ज्यादा जिसमें आप डिजायरेबल बातें करोगे कि आज मुझे ऑडी भी चाहिए और कल लैम्बोर्गिनी भी चाहिए, तो यहां पर क्या होगा कि आपकी जो बेचैनी है, आपका ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक टूटी फूटी साइकिल से भी काम चलाया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और नियम की बात करते हैं। नियम का मतलब होता है आपके बॉडी के और सेंसेस से रिलेटेड
कुछ कंट्रोल्स यानी कि इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंसेस से रिलेटेड होता है। इसके पार्ट्स क्या हैं? पहला पार्ट है सोच। यहाँ पे प्योरिटी की बात है, ठीक है ना। शुद्धि क्रिया जो षटकर्मास जैसे होते हैं, नेति, धोती, है ना, ऐसे जो होते हैं, तो यहाँ पे प्योरिटी से रिलेटेड होता है, अपनी बॉडी को प्योर रखना इंपॉर्टेंट है। संतोष कंटेनमेंट यानी कि जो है उसमें आप सुखी रहो, संतोष रखो बच्चा, है ना। इसके आगे बढ़े तो तप तो अटेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई धूप में जाके बैठ नहीं जाना कि बारिश हो बारिश हो बारिश हो, वैसी बारिश हो जाएगी फिर तो तप यानी कि अटेंटिवनेस। आपको किसी भी काम के थ्रू, काम के लिए, या फिर किसी क्लास में बैठे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो अटेंशन इज मस्ट। आपको अटेंशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी किसी चीज को आप अच्छी तरह से सुन सकते हो, है ना। इसके बाद अगर हम स्वाध्याय की बात करें तो स्टडी ऑफ होली लिटरेचर एंड स्टडी ऑफ योरसेल्फ। स्वाध्याय का मतलब होता है स्टडी ऑफ योरसेल्फ। हम इस चीज को समझेंगे, स्टडी ऑफ योरसेल्फ। स्व अध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन करो। इसका मतलब है कि या तो आप खुद की जो इमेज है, आप कुछ लिटरेचर, जो होली लिटरेचर, पवित्र पुस्तक होती है, गीता, भगवत गीता जो है, रामायण या महाभारत, ऐसी जो पवित्र चीजें हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनके थ्रू आप अपनी एक इमेज को उसके अंदर पढ़ सकते हो। या फिर आप खुद को स्टडी करो, मिरर के सामने खड़े हो जाके मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे इसे सुधारना चाहिए, मैं इतना कैपेबल हूं, मुझे ये काम करना चाहिए। दैट इज स्व अध्याय, ठीक है ना। ये चीज समझ आई। इसके बाद आता है इसका ईश्वर प्रणिधाना। ये देखो, दोनों जो यम नियम के जो पार्ट्स है ना, इनको कंपलसरी है कि आप इन्हें जरूर समझ लो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईश्वर प्रणिधाना यानी कि जो भी आपके पास है सबको डेडिकेट कर दो, सब कुछ गॉड को। हाँ, मेहनत आपने की है, लेकिन आपके पीछे गॉड का भी हाथ है, अगर आप बिलीव करते हो तो, है ना। लेकिन आपको बिलीव करना चाहिए अगर आप योगा की यानी कि समाधि वाली स्टेज में जाना चाहते हो तो यहाँ पे ये चीज समझ जाए, ईश्वर प्रणिधाना जो भी है सब डेडिकेट टू द गॉड। अब आते हैं हम आसना पे, जो कि तीसरा स्टेप है ना। तीसरा स्टेप आसना क्या है? आसना का मतलब होता है पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ बॉडी को किसी पोजीशन या पोस्चर में ढाल देना, है ना। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक पोस्चर में इजीली बैठे रहो, कंफर्टेबल बैठे रहो। और योगा आसना नहीं है, लेकिन आसना योगा की तरफ जाने का एक स्टेप है। यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, योगा और आसना सेम है, योगा आसना, है ना। ऐसा नहीं है यार, योगा आसना नहीं हो सकता, लेकिन आसना एक पार्ट है योगा की तरफ जाने के लिए, एक स्टेप है, पार्ट है ना, स्टेप है। अच्छा ठीक है। आसना परफॉर्म टू कीप बॉडी फ्लेक्सिबल, अजाइल, यंग, फिटनेस, रिड्यूसिंग फैट, इन सब चीजों के लिए आसना परफॉर्म किया जाता है। अब इसके टाइप्स कैसे होते हैं? देखो, टाइप अगर समझने होंगे तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि पहला करेक्टिव आसना, रिलैक्सेटिव आसना, मेडिटेटिव आसना, है ना, और भी कल्चरल आसना वगैरह भी होते हैं, है ना। तो ये आसना जो है आपकी बॉडी पे अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स डालते हैं। करेक्टिव आसना जो आपकी बॉडी के पोस्चर्स को करेक्ट करते हैं, रिलैक्सेटिव जो आपकी बॉडी को, इंपल्सेस को या बॉडी को रिलैक्स करते हैं, मेडिटेटिव जो मेडिटेशन के लिए जो पोस्चर्स यूज होते हैं, दैट आर मेडिटेटिव आसना, ठीक है ना। तो और भी होते हैं, जैसे कल्चरल आसना भी है, तो कई सारे टाइप होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इन तीनों में हमने सबको कवर कर लिया है। नोट, these asanas have different types of effects on various organs of body, यानी कि हर आसन का अपना अलग इफेक्ट होता है, कोई भी आसन एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन उसका इफेक्ट भी वहां पर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम आपकी फिर से बॉडी और सेंसेस से रिलेटेड होता है। सॉरी, ये पॉइंट आपका रिपीट हो चुका है, ये आपका नियमा का पार्ट था, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने ब्लू लाइन से इसे कवर अप कर दिया है। आगे का पॉइंट अगर समझें तो प्राणायाम एक्चुअल में है, इट इज द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। आई एम सॉरी, फ्लो में मैं उससे भी बोल गया नियमा को, लेकिन यहाँ पे प्राणायाम यहाँ से शुरू है, इट इज द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। प्राणायाम जैसे कि हम करते हैं ना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दैट इज प्राणायाम, है ना। इसमें ब्रीदिंग पावर की बात करते हैं। अब इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं ना। इट मींस द एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आपकी बॉडी में एक्सहेलेशन इनहेलेशन पे प्रॉपर आपका कंट्रोल होता है। यहाँ पे 3 तरह के प्राणायाम को हमने डिवाइड किया है। पहला पूर्व का होता है, जिसमें हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं ब्रीथ को। इसके बाद आपका कुंभक का आता है, इसमें ब्रीथ को अपने लंग्स के अंदर रिटेन करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए, और इसके बाद हम उसे एक्सहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेचिका, है ना। तो ये इसके पार्ट से इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। प्राणायाम हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, साथ में आपका जो हार्ट और लंग्स से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, एफिशिएंसी होती है, उससे भी यहां पर ये रेगुलेट करता है। तो ये चीज आपके समझ आ गई होगी, है ना।
अब बात करते हैं हम प्रत्याहारा की। तो यहाँ पे प्रत्याहारा के अंदर हमारा आता है आपका इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर हिज हर सेंसेस, यानी कि आपके सेंसेस के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल आ जाए, दैट इज द स्टेप ऑफ प्रत्याहारा। देखो धीरे धीरे हम समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल ओवर हिज हर सेंसेस है ना, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल आना। टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहारा, ठीक है ना, कंट्रोल करना माइंड और सेंसेस को। इसके बाद हम बात करें तो सेंसेस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट हिंडर्ड मेंटल कंसंट्रेशन, यानी कि आपको बाहर से कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपके सेंसेस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जब तक आप नहीं चाहते हो। तो ये प्रत्याहारा का एक स्टेप होता है, जैसे कि सेंसेस जैसे ब्यूटी, टेस्ट, स्मेल, ऐसे जो सेंसेस हैं इनको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो फुली। अब इसके बाद आता है धरना, और धरना के अंदर आपका टोटल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होता है ना। इसके बाद क्या, कंसंट्रेशन ऑफ स्कैटर्ड माइंड, यहाँ पे माइंड डे हो गया, ठीक है ना, ई हटा देना यार, टुवर्ड्स अ फोकल पॉइंट, ये मिस्टेक होती रहती है, ह्यूमन एरर है। यहाँ पर माइंड टुवर्ड्स फोकल पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक पॉइंट पर ही आपका फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, किसी भी तरीके से वो वहां से डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। और ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका धारणा की तरफ। जब धारणा आप कर लेते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप ध्यान पे पहुंच जाते हो, और ध्यान आपका कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड होता है। वहां पे हम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा था किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन ध्यान में आप कैसे भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड है। इसके अंदर ये समाधि की प्रायर स्टेज है, यानी कि मतलब एटलीस्ट ये स्टेज यहां तक आपको आना है समाधि तक पहुंचने के लिए, है ना। इसके बाद हम बात करें तो ध्यान एक कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होता है किसी भी एक टाइम के लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन, है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। इसके बाद समाधि आ जाता है, और समाधि एक इंडिविजुअल सोल का सुप्रीम सोल के साथ यूनियन होना होता है ना। इसके अंदर क्या होता है कि द चेकिंग ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इंपल्सेस ऑफ माइंड, ठीक है। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ आसनास की तरफ, और आसना का मतलब क्या है, स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि भाई साहब ने ये कह दिया हमारे महर्षि जी ने। तो यहाँ पे भैया स्थिरम सुखम आसनम का मतलब क्या हुआ, स्थिरम, स्थिरम यानी कि आप स्टेशनरी पोजीशन में रहोगे, सुखम जो आपको प्लेजर दे, दैट इज आसनम, यानी कि वो आसन है, यानी कि ऐसी पोजीशन जो कंफर्टेबल और स्टडी हो, दैट इज आसन। ओके, इसके बाद सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि कोई भी एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप लंबे टाइम के लिए बिना थके एक ही पोस्चर को लिए हुए बैठ सकते हो, दैट इज आसन। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम करें तो मेडिटेटिव आसन है पद्मासन, सिद्धासन, ऐसे जो आसन होते हैं। रिलैक्सेटिव आसन है शशांक आसन, शवासन, मकर आसन, है ना, और मगरमच्छ आसन, ठीक है। कल्चरल और करेक्टिव आसन एक ही बात होती है, जिसमें आपका शीर्षासन, हलासन जैसे आसन आते हैं, जो कि मैं अभी क्लासिफाई कर चुका हूँ लास्ट स्लाइड में। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास होता है उसके पोस्चर का क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टैंडिंग आसना होते हैं, पोस्चर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टैंडिंग भी होते हैं आपके, लाइंग आसना होते हैं जो लेट के होते हैं, और आपके सिटिंग आसनास भी होते हैं। एक इन्वर्टेड आसना भी होते हैं जो उल्टे होके करते हैं लोग, है ना, उल्टे उल्टे देखे होंगे, दैट आर इन्वर्टेड आसन। अब प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राणायाम यानी कि वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स हम कह सकते हैं, प्लस कंट्रोल, यानी कि आपकी ब्रीथ पर ज्यादातर आपका कंट्रोल, है ना। पूर्का, कुंभका, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब कुंभका के यहाँ पे पार्ट देखते हैं यार, इंटरनल कुंभका जिसमें आप ब्रीथ को कंप्लीट इनहेलेशन के बाद रिटेन कर रहे हो, यानी कि रख रहे हो, और इसके बाद एक्सटर्नल कुंभका जब आप कंप्लीट एक्सेल कर देते हो तब लंग्स को थोड़ी देर के लिए खाली रखते हो, ठीक है ना, उस ब्रीथ को बाहर ही रखते हो, रिटेन रखते हो बाहर की तरफ, ठीक है। इसके बाद आपका ऋचिका आता है ना। अब टाइप्स ऑफ प्राणायाम देखें तो जैसे सूर्य भेदी है, उज्जयी है, शीतकरी है, इसके बाद शीतली है, और भस्त्रिका, भ्रमरी, और भी कई सारे, प्लाविनी, मूर्छा, है ना, ऐसे करके टाइप्स होते हैं प्राणायाम के, और भी प्राणायाम के टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब षटकर्मास क्या होते हैं, हमने बात करी थी। षटकर्मास आपकी बॉडी को इंटरनली साफ करने के लिए कुछ कह सकते हैं कि मेथड्स होते हैं बॉडी को अंदर तक साफ करने के लिए बाहर से ही, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे कि आपका नेति, धोती, ऐसे करके जो बस्ती, नौली, तरतक, कपालभाति, है ना, ये होते हैं। इसमें धोती जैसे कि आप नाक में से डाल देते हो, धोती दूसरी नाक से निकाल देते हो, ये सारे जो होते हैं षटकर्मास होते हैं ना, 6 कर्म होते हैं। ओके, आगे चलते हैं योगा फॉर कंसंट्रेशन। और योगा फॉर कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चा वाडी? योगा फॉर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज द पावर ऑफ फोकसिंग और अटेंशन ऑन समथिंग, यानी कि आपका अटेंशन किसी चीज पर, या फिर हम कह सकते हैं कि
कंसंट्रेशन रहे पर्टिकुलर टाइम के लिए, फोकस रहे, पावर फोकस हो, दैट इज आपका कंसंट्रेशन, है ना, उसके लिए हम इन्हें यूज करते हैं। अब इसमें जैसे कि आपका था सुखासना, ताड़ासना, पद्मासना, शशांकासना, है ना। अब इन्हें डिस्कस तो हम करेंगे, लेकिन आपको एक बार और समझा दूं, योगा फॉर कंसंट्रेशन यानी कि आपकी बॉडी को आपके ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर हम यूज करते हैं कुछ आसन्स का, जो कि कंसंट्रेशन के लिए यूज होते हैं। उन्हें हम क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स के अंदर, योगा फॉर कंसंट्रेशन के अंदर उन्हें हम ले लेते हैं, है ना। ये चीज समझ आ गई होगी। सुखासन की तरफ चलते हैं, तो पहले पिक्चर देख लो, बहुत आसान सा आसन होता है, सभी लोग कर लेते हैं आसानी से। तो सुखासन का मतलब है सुख प्लस आसन, यानी प्लेजर प्लस पॉस्चर जिसमें बैठे हैं, दैट इज अ सिटिंग आसन, है ना। सिटिंग आसन है, अभी डिस्कस किए थे आसन के टाइप। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है कि बैठ जाओ भैया, अपने लेग्स को फ्रंट ऑफ द बॉडी रख के, फिर उन्हें बेंड कर लो अंडर लेफ्ट थाई राइट को, और राइट लेग को लेफ्ट थाई के अंदर, लेफ्ट लेग को राइट थाई के अंदर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है पिक्चर, है ना, उसके अंदर। फिर आपके पाम्स को है जो मोड़ के जैसे उंगली बना के महर्षियों की तरह घुटने पर रख दो, बन गया तुम्हारा सुखासन। अब अपने हैंड, नेक और बैक को एक स्ट्रेट लाइन में रखना है, स्ट्रेट रखना है, ओके। अब अपनी बॉडी को आंखें क्लोज करके बॉडी को रिलैक्स करो। अब इसके बेनिफिट जानना इंपॉर्टेंट है कि आपका गुड मेडिटेशन पोस्चर बन जाता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, योगा फॉर कंसंट्रेशन है ही, ग्लैंडुलर फंक्शंस को यहाँ पे इंक्रीज करता है, साथ में आपकी लेग स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में इंक्रीमेंट लेकर आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका स्ट्रेस और एंजाइटी, भाई देखो ये सुख आसन है, तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करने में बहुत यूजफुल है। और ETC मैंने लगा दिया है ना, और भी कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। जो मेन मैंने बताया इन्हें आप जरूर रट लेना एक तरीके से, क्योंकि पेपर में छाप देना। अब इसके कॉन्ट्राडिक्शंस, कब हमें ये नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई नी इंजरी है तो आपको ये आसन नहीं करना है ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम ताड़ आसन की तरफ। तो ताड़ासन क्या है, पिक्चर देखो, लंबे पड़ जाओ, है ना। तो ताड़ासन स्ट्रेट पोस्चर हम इसे कह सकते हैं ना, ताड़ा जैसे पेड़ जैसे खड़े होते हैं ना, ऐसे। तो स्ट्रेट पोस्चर होता है। पोजीशन आपको देखो, अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाओ, अपनी आर्म्स को ऊपर को उठाओ, है ना बच्चे पार्टी। इसके बाद आपको आर्म्स को अपवर्ड की तरफ स्ट्रेच करना है, अपनी हील्स पर मतलब खड़े होके उन्हें ऊपर करना है, और अपने अंगूठों पर आ जाओ, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचो, फिर नीचे ले आओ, है ना। ऐसे ब्रीद आउट करो और फिर से प्रीवियस पोजीशन में आ जाओ। इसी को 10 से 15 बार करो। इसके बेनिफिट्स देखो, आपकी ओबेसिटी रिड्यूस करने में हेल्प, कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको कब्ज वगैरह जो प्रॉब्लम होती है उसे खत्म करने में मदद करता है ना, जो पॉटी नहीं आती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स की, तो पॉटी आ जाएगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे होंगे तो पॉटी आएगी। इसके बाद आपके बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करता है। आपकी हाइट को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन होता है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है भाई, इसका भी एक एज क्राइटेरिया होता है। जब तक आपकी बोन सॉफ्ट रहती है तब तक यहाँ पे बढ़ने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर हाइपरटेंशन से रिलेटेड यानी ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप इसे कर सकते हो, उसमें हेल्प करता है। आपकी बॉडी माइंड की कंसंट्रेशन में मदद करता है, और ETC भी होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करें तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेडेक फील हो रहा है या इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन नहीं करना है। अब आते हैं पद्मासन, और पद्मासन आप देख लो कैसे बैठे होते हैं। पद्मासन के अंदर सुखासन जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो पैरों की जो मोड़ने की क्षमता है ना, वो बहुत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि इसे हम लोटस पोज भी कहते हैं, लोटस पॉस्चर भी कहते हैं। तो MCQ में पूछा जा सकता है कि विच आसन इज ऑल्सो कॉल्ड द लोटस पॉस्चर, तो दैट इज आपका पद्मासन, ओके। अब प्रोसीजर क्या है, आपको बैठ जाना है स्क्वाट पोजिशन में, बैठ जाओ जैसे बैठते हो, ठीक है ना, नॉर्मली। इसके बाद राइट फुट को लेफ्ट थाई पे रख दो, ऊपर रखना है, अंडर नहीं रखना, और लेफ्ट फुट को सेम वे में राइट थाई पे रख दो, है ना। इसके बाद बैकबोन स्ट्रेट रखो, इरेक्ट रखो, अपनी आर्म्स को जैसे वहां नी पे रखा था वैसे यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। अब कुछ टाइम ब्रीद आउट करो बहुत आराम से, फिर से प्रीवियस पोजीशन पे आ जाओ, फिर से बैठो, इसे रिपीट करो, आपका पद्मासन हो गया। इसके बेनिफिट देखें तो फोकस माइंड का बढ़ा देता है, आपके ब्रेन को काम करता है, आपकी जो मस्कुलर टेंशन होती है उससे रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, एब्डोमिनल फैट में बहुत मदद करता है ना, एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है, ओबेसिटी वगैरह उसे बढ़ा दे, कम करने में मदद करता है ना। अब तो आपको इस पिक्चर के थ्रू समझ ही आ गया होगा कैसे आपको बैठना होता है। कॉन्ट्राडिक्शंस देखो तो आपको पहली बात तो नी इंजरी है तो आपको ये आसन नहीं करना है, और अगर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम है शुरुआत में तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए।
धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तब आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, है ना। अब आते हैं हम शशांक आसन, और शशांक आसन आपको दिख गया होगा कैसे मुड़ना है, आपको बस बैठना है, और इसे हम हरे पोज भी कहते हैं। शशांक आसन को हरे पोज भी कहते हैं, ठीक है ना, हरे पोज नहीं है, हरे पोज है, ठीक है। इसके बाद सिट इन वज्रासन, पहले वज्रासन। अब वज्रासन क्या होता है, देखो पहली पिक्चर में दिख रहा है ना कैसे पैरों पे बैठा हुआ है, दैट इज वज्रासन, ओके। हाथ ऊपर नहीं करते वज्रासन में, आगे ही रख लेते हैं, लेकिन जो पैरों पे बैठा हुआ है जिस तरीके से अपनी हील्स के ऊपर, दैट इज वज्रासन, ओके। आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और रिलैक्स रखना है जब तक आप इनहेल कर रहे हो। अपनी आर्म्स को ऊपर हाइट की तरफ बढ़ाओ, फिर उन्हें स्ट्रेट रखो, शोल्डर को थोड़ा सा अपने कंधे के हाथों को उतना ही चौड़ा जितने आपके कंधे हैं। एक्सेल करो जब आप अपनी ट्रंक से आगे की तरफ मुड़ रहे हो, हिप्स से, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, अपने आर्म्स हेड को स्ट्रेट रखो, जितना कोशिश करो कि लाइन में रखो, है ना, कोशिश करने में क्या जाता है। और आपके हैंड्स और फॉरहेड जो है उन्हें फ्लोर पे रेस्ट करने दो, ठीक है, आपकी नीज के आगे दिख गया होगा पिक्चर में क्लियरली वैसे तो। और बेंड द आर्म स्लाइटली सो दे फुली रिलैक्स्ड एंड एल्बोज रेस्ट ऑन फ्लोर, ओके। इसके बाद क्या है, आपको फिर से 5 से 6 सेकंड तक, 10 सेकंड तक ये जितना कर सकते हो तब तक ब्रीथ रिटेन करो, फिर फाइनल पोजीशन में आ गए। इसके बाद फिर इनहेल करो, स्लोली अपनी बॉडी को रेज करो, आर्म्स रेज करो, ट्रंक को वर्टिकल पोजीशन में लाओ, खड़ी पोजीशन में लेकर आओ। फिर से आप एक्सेल करो जब आप अपने आर्म्स को नीचे लेकर आ रहे हो, है ना। इसके बाद इसके बेनिफिट्स देख लो, बड़े आराम से हो गया। इसके बाद देखो फटीग रिलीफ करता है आपका, और आपकी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ाता है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं कर देना है, जो केमिस्ट्री लगा दो, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, है ना। नरिशेस आई और ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन होता है, कई बार एमसीक्यू में भी पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो नरिश करता है आईज को, है ना। इसके बाद आपका जो डिस्क, जो स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी बैक में, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो प्रेशर होता है, डिस्क पे जो प्रेशर होता है उसे रिलीज करता है ना। तो स्पाइन गेट फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल होती है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है इसकी वजह से वहां पे ब्रेन के अंदर। कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो आपको ये, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर है तब नहीं करना, ताड़ासन लो ब्लड प्रेशर के केस में नहीं करना है। अगर आपको स्लिप डिस्क जैसी कोई प्रॉब्लम है तब ये नहीं करना है। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, प्रेशर डिस्क पे से हटाता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है तो आप काम करने लग जाओ, ऐसा इस आसन को परफॉर्म नहीं करना, वरना आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देने की मुझे जरूरत नहीं है, जो थ्योरी आपने पढ़ ली वही काफी है। अब देखो योग निद्रा की बात कर रहे हैं, तो योग निद्रा एक साइकिक स्लीप होती है। साइकिक स्लीप किस तरीके की होती है, जिसमें आप कंप्लीट अवेयरनेस के साथ सो जाते हो, एक तरीके से आपका माइंड हमेशा अवेयर रहेगा, बॉडी सो जाएगी, है ना, माइंड जगा रहेगा, बॉडी सो जाएगी। योग निद्रा को हम एक स्टेट कह सकते हैं, स्लीप यानी कि सोने और जगने के बीच में जो एक स्टेप होता है, जो एक स्टेट होती है, दैट इज योग निद्रा। अब इसकी स्टेजेस जो होती हैं, स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यानी कि अगर आप इस योगा को कर रहे हो, यानी कि योग निद्रा कर रहे हो, तो इसकी स्टेजेस याद रखना। प्रिपरेशन, पहले आपको खुद को तैयार करना है इस चीज के लिए कि मुझे ये आपको एक डेडिकेशन रखना है कि मुझे ये आसन करना है, योग निद्रा करना है, प्रिपरेशन इसका स्टार्ट करो। इसके बाद इंटेंशन, संकल्प लो कि हाँ इतने टाइम तक करूंगा और अपना बॉडी का बेस्ट दूंगा, है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, बॉडी रोटेशन करना है, बॉडी को रोटेट करना है, पोजीशन में आ जाना है, ओके। इसके बाद ब्रीथ अवेयरनेस, यानी कि ब्रीथ अवेयरनेस, आपको ब्रीथ की अवेयरनेस होनी चाहिए। बॉडी तो आपकी सो गई, आप ब्रीथ काउंट करते रहो, इनहेल एक्सहेल, जिससे आपका ब्रेन आपका जगह रहेगा, ब्रीथ अवेयरनेस आपको रहेगी। यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी भाई, इसे सुधार लेना, ठीक है। अपोजिट और फीलिंग एंड सेंसेशन, अपोजिट और फीलिंग एंड सेंसेशन, यानी कि या तो आप अपोजिट ऑफ फीलिंग एंड सेंसेशन का मतलब है कि आपको या तो जो फीलिंग हो रही है उसे, सेंसेशन जो हो रही है उसे फील करो, ठीक है ना, उसे यानी कि अपनी बॉडी को जो भी सेंसेशन बॉडी में हो रही है उससे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो, उसे फील करो लेकिन उसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो सेंसेशन की, है ना, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। फिर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, अपने माइंड में सोचो, विजुअलाइज करो। फिर संकल्प, फिर से आ गया हमारा इंटेंशन कि अब हाँ मुझे अब इतना टाइम हो गया उठना है। फिर इसके बाद आपको फिनिशिंग द प्रैक्टिस, यानी कि लास्ट के स्टेप पे आ जाना है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि आपका टेंशन रिड्यूस होता है, माइंड को रिलैक्स करता है, आपकी अवेकेंस क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, साथ में आपकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को भी ये बढ़ाता है। आपके जो काउंटर एक्ट्स होते हैं, काउंटर एक्ट्स जो होते हैं, यानी कि काउंटर एक्ट्स, स्ट्रेस का मतलब है कि काउंटर एक्ट्स वो होते हैं जो आपके किसी भी पर्टिकुलर काम को हटाने में मदद करते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रेस है आपको, तो स्ट्रेस हटा देगा, टेंशन है तो टेंशन हटा देगा। तो यानी कि बॉडी के ब्रेन से सबसे ज़्यादा ये रिलेटेड होता है, तो ब्रेन को ये बहुत काम करता है, ठीक है ना। आपको साइकोसोमेटिक डिसीज नहीं होती है, उन्हें मैनेज करके रखता है, और कैंसर को भी ये क्योर करता है।
तो ये सब इस वीडियो में था। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें आपको हीलिंग में भी ये हेल्प करता है और आपका जो विल पावर होता है यानी कि काम करने की इच्छा उसमें भी इंक्रीज करता है। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ रह गया है, तो नीचे आप मुझे कमेंट करो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नहीं कर पाया तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और इसके नोट्स आप डाउनलोड जरूर कर लेना, वेबसाइट पे चले जाना, डायरेक्टली मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन पेज पे जाना, अगर एड्स वगैरह आते हैं तो उन्हें कट कर देना, दोबारा से ओपन कर लेना बैक कर करके, है ना। तो आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह जो भी जितनी भी है इन्हें रट लो एक तरीके से, एग्जाम में यही आएगा मेनली। PDF डाउनलोड करो सिंपली और मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। जय हिंद।